प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं भाग 3। स्वर कृष्णपाल। जनरल ससैन्य 20 मार्च के सवेरे झांसी के पूर्व दक्षिण कामासीन देवी की टोरियों के पीछे नगर से लगभग 3 मील के फासले पर आ गया। थोड़ी देर में तंबू तन गए। इन तंबुओं को रानी ने किले के महल की छत पर से दूरबीन द्वारा देखा। झांसी भर में सनसनी फैल गई, परंतु वह सनसनी भय की न थी, उत्साह की थी। किले के गोलंदाजों ने भी दूरबीन लगाई। तोपर पलीते डालने के लिए हाथ सुरसुरा उठे, परंतु उस समय की तोपों के लिए अच्छा निशाना मारने के प्रसंग में 3 मील का फासला बहुत था। स्त्री गोलंदाजों ने भी दूरबीन पकड़ी। मोतीबाई ने उमंग के साथ रानी से कहा, सवारों का हमला कर दिया जाए तो सब तंबू कनाते तितर बितर हो जाए। रानी बोली, समझ से काम लो। इन तंबुओं के बीच बीच में अगल बगल और आगे पीछे तोपें लगी होंगी। एक सवार भी लौट कर न आ सकेगा। लड़ाई किले और परकुटे के भीतर से ही लड़नी पड़ेगी। घिर जाएंगे, परंतु एक दिन तात्या टोपे राव साहब की सेना लेकर आ जाएंगे, तब रोज की सेना पर दोहरी मार पड़ेगी। राव साहब के पास संदेशा भिजवा दिया गया। रानी, भेजती हूँ। सोचती हूँ किसको भेजूँ। रानी ने कुछ क्षण सोचकर कहा। मोतीबाई बोली, जो नाम मन में उठते हैं वे सब किसी न किसी काम पर लिख लिए गए हैं। मैं सोचती हूँ जूही को सवार के साथ भेज दिया जाए। वह सुकुमार है, कोमल है, रानी ने कहा। मोतीबाई ने सतृष्ण नेत्रों से रानी की ओर देखा। बोली, सरकार, संसार की जितनी मंजुलता है वह हमारे मालिक में निहित है। उनसे बढ़कर कोई नहीं। इतनी मर्दुल होते हुए भी वह फौलाद से भी बढ़कर कठोर है। तब उनकी चाकरानी क्या संवाद वाहक का भी काम न कर सकेगी? और फिर वह दृढ़ भी काफ़ी है। इस कार्य में उसका मन भी लगेगा। उसी को भेजने की अनुमति दी जाए। उसको तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। अंग्रेज लोग शीघ्र घेरा डालेंगे, तब फाटक बंद होने ही वाले हैं, फिर कोई भी न आ जा सकेगा। रानी ने कहा, मैं जूही को भेजने की अनुमति देती हूँ। उसके साथ काशी को भेजना चाहती हूँ। तुमको उसके साथ कर देती, परंतु तुम्हारी यहाँ अधिक आवश्यकता पड़ेगी। रानी ने काशीबाई और जूही को उसी समय कालपी के लिए रवाना कर दिया। उन दोनों के घोड़े अच्छे थे, जरूरी सामान साथ था। दोनों सशस्त्र युवा के वेश में गईं। काशीबाई और जूही के चले जाने पर नगर के सब फाटक बंद कर दिए गए। झांसी के अनेक स्त्रियों ने उसी दिन रानी के पास सैनिक वेश में अपना निवास बनाया। ये ही स्त्रियां जो घर पर बात बात में चबड़ चबड़ किया करती थीं, जरा सा कारण पाने पर परस्पर लड़ बैठती थी। संध्या के समय वस्त्र, आभूषणों और फूलों से सुसज्जित होकर थालों में दिए रख रख कर मंदिरों में पूजन के लिए चली जाती थी। वे ही स्त्रियां सैनिक वेश में तलवार बांधे और बंदूक कंधे पर साधे चुपचाप अपना अपना कर्तव्य पालन करने में निरत हो गई। उनका श्रृंगार और वाक युद्ध सब तलवार की म्यान में समा गया। लोगों की कल्पना थी कि अंग्रेज रात को झांसी पर हमला करेंगे। झांसी सचेत थी, परंतु रात में हमला नहीं हुआ। 21 मार्च को जनरल लोज ने अपने मातहत दलपतियों के साथ दूर से झांसी का चक्कर काटा और भूमि का निरीक्षण किया। आक्रमण और रक्षा के स्थानों में सेना की टुकड़ियां और तोपें लगा दी। शहर और किले के भीतर के लोगों को जिन जिन मार्गों से सहायता या रसद मिल सकती थी, उन सबको उसने अपने अधीन कर लिया। शहर के सब फाटकों की नाकेबंदी कर ली। उसी दिन चंदेरी से ब्रिगेडियर स्टुअर्ट अपने दल की दस्ते के साथ लौट आए। रोज को और बल मिला। जहाँ जहाँ अंग्रेज फौज के दल लगाए गए थे, वहाँ वहाँ उनकी रक्षा के लिए खाइयाँ खोद ली गईं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार लगा दिया गया। कामासीन टोरियों पर एक बड़ी दूरबीन लगाई गई और तार घर कायम किया गया। झांसी के आसपास की सब टोरियों की आड़ से अंग्रेजी तोपें मृत्यु वमन करने के लिए वैज्ञानिक तौर पर सन्नद्ध हो गए और टोरियों के बीच बीच में जो नीची जगह और खाइयाँ थी, उनमें बंदूक चलाने के लिए छेद और नालियाँ बनाकर सैनिक अपने जनरल की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। रोज जैसा योग्य सेनापति था, सेना उसकी उतनी ही सीखी सिखाई हिंसा में और अनुभवी थी। मंगलवार 23 मार्च को रोज ने हमले की आज्ञा दी। युद्ध आरंभ हो गया। झांसी के तोपचे और सिपाही रात भर जागते रहे। रानी ने दोहरी कुमक का प्रबंध किया। दिन में अपनी अपनी जगह पर गुलाम गोश खां, खुदा बख्श, रघुनाथ सिंह, भाऊ बख्शी, दुल्हाजू, पूरन और सागर सिंह, रात में उनके स्थान पर रानी की स्त्री गोलंदाज।
परंतु यह बदली सुबह होते ही नहीं हुई। स्त्रियां इन गोलंदाजों के पास पहुंच गईं और काम में मदद करती रही। दोपहर के उपरांत बदली होनी थी। गुलाम गोश खां रात भर जागा था। जो स्त्री उसके पास काम कर रही थी उससे गोश का मन नहीं भर रहा था। उसने उसके बदले में लालता ब्राह्मण को मांगा। रानी ने लालता को भेज दिया। लालता के आते ही गोश की खुमारी चली गई। गोश ने उससे कहा, रानी साहब की स्त्री दो गोलंदाज चपल बहुत हैं। मुझको ठंडा आदमी चाहिए जो काम करते समय गाता ना हो। लालता हंसकर बोला, कभी मैं भी आला गाते गाते काम करता हूँ खां साहब। तब वह गीत याद रखना पंडित जी। गोश ने कहा, जननी जन्म दियो है तो खो बस आज ही के लाने। लालता ने फसीने के छेद में होकर देखा कि जीवन शाह की पहाड़ी की आड़ में होकर बगल वाली टोरियों के पीछे कुछ तोपें और चढ़ाई जा रही हैं। गुलाम गोश खां ने भी देखा। गोश की आंखें एक पल के लिए गिद्ध की तरह सधी। बोला, पंडित जी एक लोटा जल पिलाओ और मेरी घन गरज तोप और उसकी छोटी बहन का काम देखो। मैं 12 बजे छुट्टी लूँगा। खुदा ने चाहा तो खाना वाना खाने के बाद शाम को मिलूँगा, फिर रात को सोऊंगा। हाँ तो एक बार वह गीत तो मन से गा दो, एक सत्र से ज़्यादा नहीं। लालता ने स्वर में गाया, जननी जन्म दियो है तो खो बस आज ही के लाने। गीत की समाप्ति हुई कि गोश ने तोप खाने को पलीता छुआया। घन गरज और उसकी छोटी बहनों ने इतनी जोर की गरज की कि जमीन कांप गई। दक्षिणी सिरे की सब बुर्जों से एक एक क्षण बाद बाढ़ दगना शुरू हो गई। तोपों के भरने का उत्कृष्ट प्रबंध था। एक तोपखाने की बाढ़ और दूसरे के दगने में थोड़ा ही अंतर पड़ता था। रोज के तोपखाने ने जवाब दिया, परंतु जवाब कमज़ोर था। गोश के तोपखाने ने ऐसी मार बरसाई कि रोज का दम फूल उठा। उसका दक्षिणी दस्ता नष्ट भ्रष्ट हो गया। कुछ तोपखाने बंद हुए, परंतु एक तोपखाना कोलाहल कर रहा था। समय लगभग दोपहर का हो गया था। गुलाम गोश खां ने कहा, मुझे भूख लग रही है, और गोरों का यह तोपखाना मानता ही नहीं। गुलाम गोश खां ने घन गरज को एक अंगुल इधर उधर सरकाया, निशाना बांधा और एक फटने वाला गोला छोड़ा। बारूद इन तोपों की ऐसी थी कि धुआं ना होता था। इसलिए गोश खां ने अपने निशाने की सफलता तुरंत देख ली। उछलकर बोला, वह मारा। उनके साथियों ने देखा कि गोरे तोपची मारे गए और तोप भी उलटकर बेकार हो गई। अंग्रेजों का दक्षिणी मोर्चा बिल्कुल ठंडा हुआ। गोश भोजन और आराम के लिए चला गया। लालता ने स्थान पकड़ा। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।